लिख लिया सर। पहले एक बार देख लेते सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं, सबके क्रिया करने की दर अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, कोई बहुत देर से रिएक्ट करता है। जैसे जैसे सोडियम होता है और पोटेशियम होता है, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, और लोहा है, चांदी है या फिर गोल्ड है, ये थोड़े से स्लो रेट से क्या करते हैं, या कोई तो रिएक्ट करता है, कोई रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, ये होती है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है पोटेशियम। पोटेशियम रिएक्ट होते वाले पानी में डालते हैं तो जो जल्दी रिएक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, जो सबसे ऊपर आएगा सक्रियता श्रेणी में वो जल्दी रिएक्ट करेगा। जरूरी नहीं है केवल पानी से, वो खुले भी रखे रहते हैं तब भी रिएक्ट कर लेते हैं। उनके ऊपर एक परत जम जाती है ऑक्साइड की, इसको आप बाहर रखा रहने दोगे तो इतने जल्दी इसमें परत नहीं जमेगी। लेकिन उसके विपरीत आप दूसरे ये ऊपर जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर बैठे हैं उनको यदि आप रखते हो तो बहुत जल्दी उनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जम जाती है। पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम। सोडियम को लिखते हैं Na। फिर आएगा एल्यूमिनियम। सर कोई बोला कि बम्बे लेके घर में लिखने में क्या होगा? यदि आप घर पे लिखते हो तो आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि अभी हम ट्रिक बता देंगे तो याद रहेगा। इसके बाद क्या है? आयरन के बाद लेड। हाँ कॉपर। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद आएगा सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ये है रिएक्टिविटी सीरीज में। मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, सबसे नीचे पहुंचोगे तो आपको सबसे कम रिएक्टिव मिलता जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दिक्कत ये आती है कि याद नहीं होते हैं ये। अभी आप लोग याद कर लोगे फिर उसके बाद भूल जाओगे, तो याद रख लो। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हो जाएगा, फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशी नाथ का, सीए से यहाँ पे का से समझ लेना, सी है ना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फीके, पीके नहीं, फीके। हाँ, काशीनाथ का माली, नॉट आलू। काशीनाथ का आलू ये याद कर लोगे, चार तो बन ही जाएंगे। अगला टॉपिक हमारा है धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे क्रिया करती हैं। ठीक है, इसके पहले जब आप 9th क्लास में थे अब आपको बताया था संयोजकता के बारे में। संयोजकता याद है क्या? संयोजकता क्या होती है? संयोजकता में हम आपको बताए थे कि किसी भी परमाणु की बंध बनाने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, उसको हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। कैसे निकालते थे? जैसे किसी परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है, किसी परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, फिर 1 इलेक्ट्रॉन बचता है बाहरी कक्षक में, तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? संयोजकता हो जाती है +1, क्योंकि वो एक डोनेट कर। संयोजकता यही होती है ना। संयोजकता में क्या बताया था कि बाहरी जो कोश होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, जैसे मान के चलो कार्बन लिया है, कार्बन का 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो कार्बन के बाद हमने क्या बताया? 6 होता है, 6 में 2 यहाँ चले जाएंगे, पहले वाले कक्षक में ये कक्षक थे, याद करो। तो हमने आपको बताया था ये पहले कक्षक में 4 चलेगा, वो देखो वो बने हैं पिछले साल के टंगे अपने डायग्राम। तो पहले कक्षक में क्या चले जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने? 4।
4 कहाँ चले जाएंगे इस वाले कक्षक में। हमने आपको बताया था सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, 8। या तो 8 चाहिए या पहला वाला है तो उसमें 2 चाहिए। ठीक है, बैलेंस ही पूरी स्टेबल होने के लिए, स्थिर होने के लिए। अब मान के चलो यहाँ कोई कॉपर क्या क्या बोलते हैं, कार्बन ना लेते हैं, ऐसा कोई लेते हैं जिसमें क्या थे 11 ले लेते हैं, सोडियम ले लिया 11। तो 11 में क्या होगा, 2 ये चले गए, 8 ये चले गए, कितने हो गए 10 हो गए। अब क्या बचा, केवल 1 बचा है। याद करो हम बताए थे कि इसको या तो 1 डोनेट कर दे या 7 किसी से रिसीव कर ले। तो 7 रिसीव करना तो पॉसिबल नहीं है, इसको अष्टक पूर्ण करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर वाली कक्षा में। तो 7 तो कोई देने से रहा, इससे अच्छा ये क्या कर देगा, 1 डोनेट कर देगा, है ना। ऐसा कुछ बताए थे, आपको याद आया। तो ये याद रखना थोड़ा सा, ये इसमें काम में आएगा अपने। चाहे धातुएं हों चाहे अधातुएं हों, सबकी कुछ ना कुछ क्या होती है, संयोजकता होती है, संयोजकता होती है। जैसे हम किसी एक कंपाउंड को बनाना चाहें, मान के चलो हम एक कंपाउंड बनाना चाहते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसमें से एक धातु हो गई और एक क्या हो गई, अधातु हो गई। हमें ये देखना है कि मैग्नीशियम और क्लोरीन, एक धातु और एक अधातु, दोनों एक दूसरे से कैसे रिएक्ट कर रही हैं। हम इसमें यही तो देख रहे हैं कि धातु और अधातु कैसे क्रिया करती हैं। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको यहाँ ना लिखें, उसको साइड लिखेंगे। यहाँ लिख देते हैं मैग्नीशियम, यहाँ लिखते हैं क्लोरीन, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या इतना आसान होता है, ये ऐसे नहीं होता है। इसमें हमें पता होना चाहिए इसकी वैलेंसी क्या है और इसकी वैलेंसी क्या है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12, इसका परमाणु क्रमांक हो गया 12। और क्लोरीन का हो गया 17। यदि हम इनकी संयोजकता निकालना चाहें तो आप कहोगे कि सर जैसे 12 है तो पहली कक्षा में 2 चले गए, फिर 8 चले गए, बचे तो 8 और 2 10 और 2 12। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 12 था, इसका परमाणु क्रमांक 12 है। 12 में से 2 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, अब ये 2 बचे। अब 2 को हमें क्या करना है, 8 चाहिए हमें, तो बाहरी कक्षा में 8 चाहिए, तो इसका 8 तो कर नहीं सकता ये 2 से 8, ये 2 क्या कर दे, डोनेट कर देगा। यहाँ पर कितना है, 17 है, तो सबसे पहले 2, फिर उसके 8, फिर उसके बाद 7, 2 फिर 8 फिर 7। इसको एक रिसीव करने की आवश्यकता है। यदि ये किसी से 7 थोड़ी डोनेट करेगा, अष्टक पूर्ण करना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 नहीं करेगा डोनेट, वो किसी एक से क्या कर लेगा, ले लेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मैग्नीशियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया। और क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन के पास 7 हैं, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ऐसा ही है ना, 7 हो गए। 7 की जगह एक और यदि यहाँ पर होता तो इसके पास भी क्या हो जाते, 8 हो जाते। एक क्लोरीन ये यहाँ पर इसके पास एक एक्स्ट्रा है, लो भैया हो गया पूरा। अब एक और बचा, एक क्लोरीन और आया, एक ने इसके साथ बना लिया, तो ऐसे कौन सा यौगिक बन गया हमारा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, इसके पास जब सॉरी 2 एक्स्ट्रा है, तो या तो जब इसके पास 2 एक्स्ट्रा है तो या तो ऐसा हो कि एक एक लेने वाले 2 मिल जाए, या फिर कोई 2 लेने वाला मिल जाए। जैसे कोई के पास बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते, किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो वो क्या करता, फिर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। जैसे ऑक्सीजन होता है,
ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी उसकी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी 8 होती है। 8 वैलेंसी, वैलेंसी कह रहा है 8 भी होती है किसी की क्या वैलेंसी? हाँ 2। उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन चले गए पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में गए 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। मैग्नीशियम से क्या कर सकता है? मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको अपना स्टक पूर्ण करना है तो इससे ले लेगा, क्या हो जाएगा? Mg। ये बन गया एक यौगिक। तो ऐसे जो है धातु और अधातु रिएक्ट करती है। धातु और अधातु रिएक्ट करवाना है, यदि आपको समझना है तो आपको धातु का और अधातु का दोनों का क्या पता होना चाहिए? संयोजकता पता होनी चाहिए। जब आपको उनकी संयोजकता पता होगी तो संयोजकता के आधार पर आप क्या कर सकते हो? उस यौगिक का निर्माण कर सकते हो जो धातु और अधातु दोनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, आपने ये देखा धातु और अधातु कैसे क्रिया करती हैं, ये आप देख चुके हो। धातु और अधातु जब क्रिया करेंगी, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम कहते हैं आयनिक यौगिक। ये क्या होता है? बता रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से कोई यौगिक बनता है तो उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे क्या? जैसे अगर कोई किसी को डोनेट करेगा भाई, यहाँ पर जैसे सोडियम है और सोडियम प्लस क्लोरीन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो एक कंपाउंड बन गया NaCl। तो ये जो यौगिक बना है ये आयनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, स्थानांतरण से जो यौगिक बना है उसे आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे पहली विशेषता ये कि भंगुर होते हैं, क्या? भंगुर होते हैं, भंगुरता पाई जाती है इनमें। बता रहे हैं, थोड़े से क्या लगाने से, बल लगाने से टूट जाती है। जैसे ये चौक है, थोड़े से बल लगाओगे तो आप टूट जाएगी। अभी तोड़ी हमने इसको, इस तो भंगुर होते हैं ये। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्ट्रॉन्ग होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं, इतने कठोर नहीं होते जैसे लोहा है। इतने कठोर होते हैं कि बने हैं अपनी स्थिति में, सॉलिड स्टेट में, लेकिन ज़्यादा इस पे आप बल लगाओगे तो ये टूट जाएंगे। पहला, इनमें ये भंगुरता पाई जाती है, टूटने का गुण है ना। दूसरा होता है गलनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों उच्च होते हैं, अतः बहुत ज़्यादा। यदि आपको उनको गलाना है, लिक्विड स्टेट में लाना है, तो आपको अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता है। यदि आपको उसको गैसियस स्टेट में लेके आना है तब भी हाई टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी। क्या होते हैं? उच्च होते हैं, हाई होते हैं, वही तो बता रहे हैं भाई। ये है, इसको आसानी से नहीं पिघला सकते, इसको आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा तब वो पिघलेगा, और पिघलने के बाद आपको गैसियस स्टेट में लेके जाना है तो और ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता है। गलनांक भी उच्च है और क्वथनांक भी उच्च है। हाँ, यदि बदलना है तो ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगला आता है घुलनशीलता। क्या नमक को पानी में घोल सकते हैं? घोल सकते हैं। इसका मतलब ये जल में कैसे होते हैं? जल में तो घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, इनमें घुलनशील नहीं होते। ठीक है, इसमें तो घुलनशील है। क्या नहीं करना? पेट्रोल केरोसिन में नहीं होता ये। ठीक है, इसके बाद आता है चालकता, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, ऐसे यौगिक जो हैं अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को आप जल में घोलोगे, जल में घोलने के बाद वो विद्युत का चालन करने लगेगा, लेकिन जब ये अपनी सॉलिड स्टेट में रहेंगे तब ये विद्युत का चालन नहीं करेंगे। सॉलिड स्टेट, जैसे मान के चलो नमक है, सोडियम क्लोराइड नमक होता है, उसको आप वो पत्थर वाला नमक आता है, उसको आप चाहो कि वो, हाँ, खड़ा नमक जिसको बोलते हैं, उसको आप बोलोगे तो विद्युत का चालन उससे नहीं होगा। आप
विद्युत का चालन नहीं करेगा वो। जैसे लोहे का एक टुकड़ा है और उसकी जगह पे आप लोहे का टुकड़ा ले लो और एक नमक का टुकड़ा ले लो, तो लोहे का टुकड़ा जो है वो विद्युत का चालन करता है, लेकिन नमक का टुकड़ा वो विद्युत का चालन नहीं करेगा। उसी की जगह पे आप उस नमक के टुकड़े को पानी में घोल दोगे, तब वो पानी विद्युत का चालन करने लगेगा। क्योंकि जो आयनिक यौगिक होते हैं ये अपनी जलीय अवस्था में या जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन अपनी सॉलिड स्टेट में रहेंगी, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करेंगे। हाँ बताया था, क्योंकि उनमें वो H+ आयन मिलते ही नहीं है। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे। H+ आयन इसमें कहाँ से आएगा, इसमें NaCl, इसमें H+ आयन नहीं आएगा। सॉलिड स्टेट